नेतृत्व क्षमता, कौशल विकास और संस्कृति बोध, इन सब से आपने युवा अभ्युदय ठाना है। विज्ञान से उन्नति को ध्यान है जरूरी, ये सीख कर आपसे हमने अध्यात्म गुरु आपको माना है। एजुकेट इंडिया, रिबिल्ड इंडिया और चलाया सामाजिक समता अभियान, महापुराणों को जीवंत बनाया, पाया राष्ट्र वेद व्यास सम्मान। अब मेरा करबद्ध निवेदन है अध्यात्म गुरु पवन सिन्हा जी से कि वो हम सबके समक्ष जो हमारा आज के वेबिनार का विषय है और इस पर अपना व्याख्यान और वक्तव्य प्रस्तुत कर हम सबका मार्गदर्शन करें। मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, आपका वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके से आपने बातचीत का प्रारंभ किया, इतने सुशोभित शब्दों के द्वारा, सुंदर कविताओं के द्वारा, इसके लिए मैं अलका जी आपका धन्यवाद करता हूं। और कार्यक्रम जो मुझे निमंत्रण, इसे अपने बहुत आभार। आज हम मध्य दो बहुत महत्वपूर्ण और मूर्धन्य विद्वान उपस्थित हैं और सुधीर जी, शत्रुघ्न जी वह स्वयं इतने प्रतिभाशाली विद्वान हैं कि उनके आगे किसी अन्य को बोलने की कोई ऐसी आवश्यकता है नहीं। सभी इन सभी विषयों पर बड़ी महती पकड़ रखते हैं और हम सभी ने श्री शत्रुघ्न जी को सुना। अद्भुत व्याख्यान था और बहुत कम समय में उन्होंने बहुत गहरी और बहुत बड़ी बातें समक्ष रखी। श्री अरविंद पांडे जी जो बड़े विद्वान हैं और एक समाज में एक स्तंभ है, उनको भी मैं हृदय से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यहाँ मेरे जो बच्चे उपस्थित हैं, जो हमारे युवा साथी उपस्थित हैं, इन सभी लोगों की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। यूथ इन एक्शन लखनऊ की पूरी टीम को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि इतना सुंदर उन्होंने विषय रखा, भारत चीन विवाद में आम नागरिकों की भूमिका। ये विषय रखना ही दिखाता है कि वहां पर क्या चिंतन चल रहा है, क्योंकि सामान्यतः इन विषयों पर बात तो मीडिया में भी नहीं होती है। तो बेहद स्पेशल ये विषय है और हम जब विद्यार्थी जीवन में थे तो इस विषय को, क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विद्यार्थी हूँ, तो इस विषय को भी हमने पढ़ा था जब मैं मेरी एमफिल लिख रहा था, डिफेंस इन डेवलपमेंट, और मेरे युद्ध नीति पर विशेष रूप से मैं अध्ययन कर रहा था। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन इन वॉर, इन टोटल वॉर, इस विषय पर हम बहुत लेख पढ़ते थे। तो ऐसा विषय चुना गया लखनऊ इकाई की तरफ से, ये साधारण बात नहीं है। इसका मतलब बहुत चिंतन है और ये बहुत शुभ लक्षण है। मैं अपनी बात शुरू करता हूं और मैं अपनी बात के प्रारंभ में कुछ बेसिक चीजों पर डिस्कस करना चाहूंगा। दरअसल मुझे ये अच्छा लगता है कि जो हमें अखबार मीडिया से पता चलता है, उसके पीछे की कहानी, उसके पीछे का तथ्य क्या है, ये हमारे बच्चों तक पहुंचे, ये हमारे युवाओं तक पहुंचे। क्योंकि जो भी वर्तमान है उसकी नींव अतीत में है और अतीत और वर्तमान को यदि हमने अच्छे से समझ लिया तभी हम भविष्य सुधार पाएंगे। नहीं तो जैसा भी शत्रुघ्न जी भी कह रहे थे, तदर्थवाद में भारतीय नीतियां फंसी रही हैं, फंसी रह जाएंगी और उससे किसी राष्ट्र का कल्याण नहीं होता है। मैं बात प्रारंभ करता हूं। एक बहुत छोटी सी चीज है। आज का जो युद्ध है वो किस प्रकार का युद्ध है। इसमें तीन विशेष रूप से शब्द आते हैं, वॉर, बटल और स्क्रिमिश। भारत और चीन के बीच में एक और स्कर्मिशेस हुई है, यानी छोटी झड़पें हुई हैं, जिसमें गोला बारूद का कोई विशेष रूप से प्रयोग नहीं हुआ है। अभी भी जो गलवान में हुआ है, यह युद्ध की श्रेणी में नहीं आता, यह बटल की श्रेणी में भी नहीं आता, यह झड़प की श्रेणी में आता है, स्क्रिमिशेस की श्रेणी में आता है। यह फुल स्केल वॉर नहीं है।
लेकिन भारत की जिस प्रकार से लोकेशन है, भारत हर प्रकार से ऐसे देशों के साथ घिरा हुआ है जो या तो उसके साथ सीधी लड़ाई करते हैं, सीधा नुकसान पहुंचाते हैं, या नुकसान पहुंचाने में मदद करते हैं, और या फिर जब नुकसान पहुंच रहा होता है तो चुप रहते हैं। भारत दुर्भाग्य से किसी भी मित्र देश का पड़ोसी ऐसा नहीं है जो मुसीबत के समय भारत के साथ खड़ा हो। दूसरी चीज जो है, भारत की जो ज्योग्राफी है वो इस प्रकार की ज्योग्राफी है कि भारत लगभग 2700 सालों से युद्ध लड़ रहा है। 300 बीसी से युद्ध लड़ रहा है पूर्ण रूप से, तो 2400 साल तो ऐसे ही हो जाते हैं। 300 साल पहले भी भारत में आतताई आने शुरू हो गए थे। तो भारत लगातार युद्ध लड़ रहा है, और चाणक्य ने इस युद्ध को समझा और बाउंड्री को समझने की कोशिश करी। चाणक्य पहले ऐसे महर्षि थे, चाणक्य पहले ऐसे युद्धवेत्ता थे, ऐसे पहले वॉर रिसर्चर जिसे मैं कहूंगा वो थे, जिन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ बॉर्डर को समझने की कोशिश की और उसे चंद्रगुप्त को बताया। और ना केवल चंद्रगुप्त को बताया, बल्कि मैं यहाँ एक फैक्ट बताना चाहता हूं कि बॉर्डर्स की रक्षा वह स्वयं अपनी निगरानी में करते थे, और इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी इंटेलिजेंस सर्विसेज खड़ी की थी, जिसकी खबर कभी कभी चंद्रगुप्त को भी नहीं होती थी, चाणक्य को होती थी। तो ऐसे संत और ऐसे महर्षि हमारे यहाँ रहे हैं जिन्होंने प्रेम का संदेश दिया, धर्मशास्त्रों की व्याख्या करी, लेकिन जब समय पड़ा उन्होंने लोगों का आवाहन ही नहीं किया, बल्कि स्वयं क्षेत्र में जाकर खड़े हुए। मैं भी ऐसी ही परंपरा में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं, करना चाहता हूं। तो हम लोग की जो ज्योग्राफी है वो इस तरीके की है कि हम युद्ध लड़ते रहेंगे, किसी ना किसी के साथ हमारा विचार वैमनस्य चलता रहेगा। श्रीलंका के साथ विचार वैमनस्य कितने लंबे समय तक चलता रहा, ये हम सब जानते हैं। नेपाल का क्या हो रहा है, और जो हो रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है सब हम समझते हैं। पाकिस्तान के साथ सब हम समझते हैं। हमारा अभी चूंकि आज का मूल विषय ये है युद्ध, और युद्ध में नागरिक और चीन के विशेष संदर्भ में, इसीलिए मैं पहले बताना चाहता हूं ये टोटल वॉर का समय है। यहां पर जब युद्ध होता है तो उसमें टेक्नोलॉजी का यूज भी होता है, उसमें लोगों का इस्तेमाल भी होता है, ईंट पत्थरों का इस्तेमाल भी होता है, क्लोज कम्बैट बैटल जिसे मुक्का घुसी बोलते हैं, सारी चीजें शुरू हुई। दूसरे विश्व युद्ध में इसका खुलकर प्रयोग किया इधर हिटलर ने, उधर यूएसए ने। तो इस प्रकार का जो टोटल वार का कॉन्सेप्ट है, इसमें सेना का, राजनीतिज्ञों का जितना बड़ा रोल है, जितनी अहम भूमिका उतनी उनकी है, उतनी ही अहम भूमिका नागरिकों की है। आपने एक चीज नोट की होगी कि जो भी हमारी मेन ऐसी रोड्स हैं जहां कैंट से बॉर्डर की तरफ जाते हैं, वहां पर कुछ ऐसी मज़ारें डेवलप्ड हैं जो बहुत प्रतिष्ठित नहीं है, और ये मज़ारें कोई बहुत पुरानी प्राचीन भी नहीं है। यहाँ कौन से पीर आए और कैसे रहने लगे, ये कौन से दरवेश थे जो पीर बन गए और दरगाह के अंदर वह जमींदोज है, कुछ पता ही नहीं, उसका इतिहास नहीं पता। और हम लोग इतने कमजोर रहे कि अपनी सड़क भी मोड़ के निकालनी पड़ती है तो हम पूरी सड़क मोड़ देते हैं, वहां से वो दरगाह नहीं हटाते हैं। कभी सोच के देखा ये क्यों है? ये नागरिकों का पार्टिसिपेशन है युद्ध में, लेकिन ये नागरिक कौन से? ये दुश्मन देश के नागरिक हैं, यह दुश्मन देश के स्लीपर सेल्स हैं जो समय आने पर हमारी फौज के सामने मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी, इसमें डॉक्टर प्रोफेसर सविता पांडे जी ने ये रिसर्च की थी जेएनयू की, और उन्होंने वो जो बेल्ट है राजस्थान वाली, उसमें ये रिसर्च की थी और ये पता लगाया था कि इस प्रकार की जो सडनली दरगाह बनाई गई, उसने पाकिस्तानियों को युद्ध के समय में मदद की। तो इस प्रकार के युद्ध हो रहे हैं जिसमें क्या टेक्नोलॉजी, क्या बेडरूम, क्या ड्राइंग रूम, क्या मार्केट, खिलौने, पूजा, दरगाह, ये सारी चीजों का अनवैध इस्तेमाल होता। सिपाहियों का इस्तेमाल, गोला बारूद का इस्तेमाल, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तो युगों से हो रहा है, कई हजार सालों से हो रहा है, लेकिन इन चीजों का भी अब इस्तेमाल होता है। अब वो समय नहीं रहा जिसमें नागरिक ये सोचे कि हम पढ़ लिख कर बढ़िया नौकरी करेंगे, सेनाएं तो उधर है ही हैं लड़ने के लिए, प्रधानमंत्री जी तो लड़ ही रहे हैं। अब वो युद्ध नहीं है,
अब हम यदि सेनाओं के साथ खड़े नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री के साथ खड़े नहीं होते हैं, अपने सरकार के साथ खड़े नहीं होते हैं, तो सरकार युद्ध नहीं लड़ पाएगी, और लड़ेगी भी तो कमजोर स्थिति में लड़ेगी। इसीलिए अभी ये बहुत आवश्यक हो गया है कि हम नागरिकों की भूमिका का आकलन करें। नागरिक बड़े सरलता से सरकार की भूमिका का, इंटेलिजेंस की भूमिका का, सिपाहियों की, फौजियों की भूमिका का आकलन करते हैं, लेकिन अब समय है नागरिकों की भूमिका का भी आकलन होना चाहिए। दूसरा ये विषय आता है कि आखिर चाइना को हमसे प्रॉब्लम क्या है। देखिए, चीन को हमसे जो प्रॉब्लम है ये कोई आज से नहीं है, ये लगभग 7000 सालों से। मैं बहुत गहराई में नहीं जाता अभी इतिहास के, नहीं तो विषय छूट जाएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ते रही। और जो कश्मीर की प्रॉब्लम है, हम इसे जनरली ये सोचते हैं ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम है या इस्लामीकरण की प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ ये चीन की भी प्रॉब्लम है। और जो कश्मीर का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था, जिसमें जोरावर सिंह जी बलिदान हुए थे, वह चीन के साथ चुशूल में ही लड़ा गया था। 40,000 सैनिकों ने हमारे अपनी जान दी थी, बलिदान हुए थे और कश्मीर को बचाया था। अन्यथा तो चीन कश्मीर तक होता। अब कैसे ये जमीन देखता है, ये अब जिसका जिक्र अभी श्री शत्रुघ्न जी ने किया भी, चीन के पास भारत की कितनी जमीन है अंदाजा लगा सकते हैं आप? 43,180 किलोमीटर की जमीन तो ये 62 के युद्ध तक ले ही चुका था। 43,180 किलोमीटर, ये डाटा दिमाग में गूंजता रहना चाहिए। और इसके बाद और थोड़ा सा आगे चलते हैं, पाकिस्तान ने 5,180 वर्ग किलोमीटर की जमीन, 5,180 वर्ग किलोमीटर कोई छोटी चीज नहीं है। ये वो जमीन चीन को दे दी जो हमारी है, POK। ये जब आप समझेंगे तब समझ में आएगा गलवान क्यों। गहराई हमेशा अतीत में ही होती है, नींव अतीत में ही होती है। तो चीन इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व इसलिए स्थापित करना चाहता है। चीन एशिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक जायंट है और उसके बाद भारत है। और अगर ये यहां के नेचुरल रिसोर्सेस चीन के पास आ जाए यहां, तो चीन पूरे विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। ये भारत ही, चीन को ऐसा लगता है कि भारत बीच में आ रहा है उसके महाशक्ति बनने में, नहीं तो चीन यूएसए से ऊपर चला जाता अब तक, और ये बात तय है। इसलिए यूएसए की हमेशा कोशिश रहती है चीन को दबाने की, और इस वक्त भी यूएसए वही कर रहा है। मिडिल ईस्ट में वही कर रहा है, फार ईस्ट एशिया में वही कर रहा है, साउथ एशिया में भी वही कर रहा है। तो चीन यूएसए हमें इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि वह चीन को सुपर पावर बनता हुआ नहीं देखना चाहता। इसीलिए चीन को भारत से दिक्कत है। पाकिस्तान चूंकि चीन के कदमों में जा पड़ा, पाकिस्तान तो एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान तो एक नेचुरल स्टेट है ही नहीं, यह तो धोखाधड़ी का पूरा जमावड़ा है। तो ये किसी के भी पैरों में लौटने को तैयार हो जाता है। तो चीन के कदमों में ये लौट गया और इसकी वजह से चीन पाकिस्तान का दोस्त बन गया, क्योंकि पाकिस्तान ने 43% बलूचिस्तान का वो चीन को दोहन करने के लिए दे दिया है। और इस रास्ते से चीन ईरान तक पहुंचता है, ईरान से न्यूक्लियर लिंक है। इसीलिए इजराइल ने अभी 3 दिन पहले ईरान पर हमला भी किया। तो ये सब चीजें चीन बड़ी आसानी से कर सकता था, लेकिन भारत जैसी एक बहुत बड़ी शक्ति, एक ऐसी शक्ति जो सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है, एक ऐसी शक्ति जो ऐतिहासिक रूप से बहुत समृद्ध है, एक ऐसी शक्ति जिसके लोगों ने विश्व गुरु की स्थिति प्राप्त की और वह आज भी पूरी दुनिया में जाने माने जाते हैं, एक ऐसी शक्ति जिसके पास एक बहुत बड़ा नेचुरल रिजर्वायर है, और ये जब उस रिजर्वायर का सही से इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, 10 वर्ष के भीतर यह स्वतः ही एशिया की एक में उभर आएगा। इसलिए चीन भारत से चिढ़ता है और भारत को यह आगे बढ़ने नहीं देता है, और ये चीन की आदत भी है। ये मुझे लगता है ये जेनेटिक प्रॉब्लम है चीन के साथ, जो 23 देशों की जमीन दबाए बैठा है। जरा आप सोच के देखिए, एक ऐसा देश है जो अपने आप में कुछ भी नहीं है, लेकिन 23 देशों की जमीन पर, यानी अब आप ये समझ लीजिए
चीन 42 से 40% जमीन जो एक्चुअली चीन की है ही नहीं, लगभग आधा चीन तो चीन का है ही नहीं, और उसी में वो भारत के हिस्से भी शामिल करना चाहता है। आज भी नाथुला और उससे नीचे का हिस्सा वो शामिल करना चाहता है। चीन चट्टी जो उत्तरकाशी में गंगोत्री के रास्ते में पड़ती है, यहां तक चीन आ चुका था और पुनः यहां तक आना चाहता है। उसके बाद सोचिए चीन कितना विशाल हो जाएगा और एक महाशक्ति बन जाएगा। ये एक लड़ाई, ये लड़ाई कोई आज से शुरू नहीं हुई। मैं तीसरे विषय पे आता हूँ। ये 1950 से शुरू हो गई थी, छोटी छोटी लड़ाइयां 1950 से शुरू हुई, 62 में ये बहुत बड़ा युद्ध हुआ। 1950 से 62 तक हम जिस तरीके से लड़े उसका इतिहास में वर्णन ही नहीं होता, लेकिन 62 में चूंकि हम हार गए थे इसलिए वो इतिहास में बड़ी विशेष रूप से प्रोजेक्ट किया गया। हम जीतते तो प्रोजेक्ट नहीं किया गया जाता, क्योंकि हम 67 का नाथुला में हमने चीन को हम मारा था, सब मारा था चीन को। हमारे 150 और उनके 350 लोग मारे गए थे, सोचिए। और चीन भागा था दुम दबा के वहां से। ये वॉर हिस्ट्री की बात बता रहा हूं मैं भावावेश में कुछ नहीं बोलता, ऐसा मैंने कोशिश की है जीवन पर्यंत। मैं भावावेश में फैक्ट्स के बेसिस पर बता रहा हूं, ये वॉर हिस्ट्री के बेसिस पर बता रहा हूं। चीन भागा था, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि चीन का वो फुल फ्लेजेड अटैक हमने ऐसा निरस्त किया, उसे मार के भगाया। उसके बाद 89 भगाया, और 2020 में हमने क्या उसकी हालत करी है। चीन बोले या ना बोले, हम बोल रहे हैं ना, हमारी सरकार बोल रही है, नहीं हम बोल रहे हैं कि हमने उसके 50 आदमी कहां निकाल के फेंक दे, पता भी नहीं चला उसे। हमसे लोग अपने ही देश के जब सवाल पूछते थोड़ा दुख होता है, लेकिन ये बात सही है कि हमारी फौज ने तो क्लोज कम्बैट बैटल में गर्दनें तोड़ दी लोगों। तो हमने ये युद्ध भी जीता है, हमने ये युद्ध, तो हम लगातार ऐसा नहीं कि चीन से हैं, हम चीन से बहुत आगे तक रहे हैं, लेकिन अब जो अभी हालात बन रहे हैं ये बहुत बड़े हालात बन रहे हैं। ये ऐसे युद्ध के हालात बन रहे हैं जिसमें परेशानियां अधिक हो सकती हैं। इसके लिए भारत के नागरिकों को हमें तैयार रहना पड़ेगा। भारत के नागरिकों को इसमें महती भूमिका निभानी पड़ेगी। भारत के नागरिकों को इसमें विशेष भूमिका निभानी पड़ेगी, और इसी विशेष भूमिका को मैं कहता हूं एमएमएटी। एमएमएटी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है ना। एमएमएटी से मोरल जो फौजी इस्तेमाल करते हैं, यानी मनोबल। मनोबल किसी भी युद्ध की नींव है, मनोबल हथियार से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप युद्ध इतिहास पे जाएंगे तो आप ये पढ़ेंगे कि बहुत सारी ऐसी लड़ाइयां हुई हैं जहां लड़ने वालों के पास लोग भी थे, हथियार भी थे, लेकिन मनोबल इतना ऊंचा था कि उन्होंने दुश्मन जो बहुत बड़ी फौज से लैस था, बहुत बड़े हथियारों से लैस था, उसे हरा दिया। शिवाजी को नहीं भूल सकते हम, वो है मनोबल, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और ऐसे अनेक लोग हैं जिनके पास उतना मनोबल था कि वह खाली हाथ जाकर दुश्मन से भिड़ गए, मुक्का मारा, दुश्मन को मारा और उसी का हथियार निकाल के फिर आगे क्या युद्ध उसी से किया। ऐसे लोग हैं गुरिल्ला वॉरफेयर में, ऐसे लोग हैं। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा आता है वो आता है मार्केट, बाजार। यह बाजार बहुत आवश्यक है। नागरिक की लड़ाई बाजार की लड़ाई है, नागरिक की लड़ाई बाजार में लड़ाई है, नागरिक की लड़ाई बाजार के द्वारा लड़ाई है। हम बॉर्डर पर सब लोग नहीं जा सकते। मुझे अभी खड़ा कर दे हमारी फौज पाकिस्तान या चीन के खिलाफ, मैं बड़ा खुश हूं, मैं तुरंत जाऊंगा, लेकिन वो मुझे नहीं लेंगे ये मैं जानता हूं। तो मैं क्या करूं, ऐसा काम करूं जिससे कि मेरा बाजार मजबूत हो। समस्या यह है कि हमने अपने बाजार को दूसरों के हाथ में छोड़ दिया। मेरे पास एक आंकड़ा है कि 3 बिलियन से 100 बिलियन का हमारे बीच में ट्रेड बढ़ा। 3 बिलियन डॉलर से 100 बिलियन, 32 टाइम जंप।
32% का ट्रेड बढ़ा है अभी ये 21वीं शताब्दी के भीतर भीतर। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि भारत का आयात चीन के आयात का 1/4 है, यानी वो हमसे 4 गुना ज्यादा फायदा लेता है। हमारा बाजार उस पर निर्भर होता चला जा रहा है। इसलिए ये जो आत्मनिर्भर बनने का एक युद्ध है, ये बहुत सरल नहीं है। सतत रूप से अनेक वर्षों तक हमें लड़ना पड़ेगा, और वो भी बहुत योजनाबद्ध तरीके से, और वो भी एकदम वैवाहिक धरातल पर खड़े होकर इस युद्ध को लड़ना पड़ेगा। तब जाकर हम आत्मनिर्भर बनेंगे और हमारा बाजार हमसे चलेगा। दुर्भाग्य रहा हमारा कि हमारा बाजार कभी अंग्रेजों ने चलाया, हमारा बाजार कभी अमेरिका ने चलाया, हमारा बाजार कभी रूस ने चलाया, हमारा बाजार कभी चीन और जापान ने चलाया, हमारा बाजार भारतीयों ने नहीं चलाया, जबकि इन सबसे ज्यादा काबिल है भारतीय। और भारत के बच्चे कहना ही क्या इनका, भारत के व्यापारी कहना ही क्या इनका। भारत के व्यापारियों की बहुत बड़ी भूमिका इस बाजार में रही है, जो भूमिका और अधिक बढ़ सकती है यदि हम इन्हें और मदद करें तो भारत का जो बाजार है, ये बाजार देखिए लगभग 60% बाजार में जो चीजें हैं ये चीनी है, इसे खत्म करना पड़ेगा। और कैसे खत्म करना पड़ेगा? होली जलाने से कुछ नहीं होगा, ये अव्यवहारिक है। होली तो जलानी ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें उसके जैसा, बल्कि उसके बेहतर एक सामान वहां पर लाकर दिखाना है। मान लीजिए मेरे पास ये पेंसिल है और मैं ये पेंसिल जला देता हूं, तो मेरा तो काम रुक जाएगा। तो लड़ाई पूरी कब होगी, मैं जीतूंगा कब? जब मैं ऐसे और बेहतर पेंसिल लाकर रख देता हूं बाजार। तो बच्चों के लिए, ये युवाओं के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है सामने, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है कि बाजार, अगर चीन का इंटरवेंशन रोक दिया इस बाजार में और ये रुका रहा कुछ वर्ष तक, तो भारत का बाजार भारत के युवाओं के लिए पूरी तरह खुले मैदान की तरह से है। दौड़ो, जितना तेज दौड़ सकते हो, जितना दूर तक दौड़ सकते हो, दौड़ो। इसलिए इसे अपॉर्चुनिटी के रूप में आपने लेना है। आप अभी लड़ाई शुरू करेंगे और अभी आप जीत जाएंगे, नहीं होगा ऐसा। यह लड़ाई बहुत लंबी है, धैर्य से चलेगी। इस लड़ाई में अप्स डाउन्स भी बहुत ज्यादा हैं, और इसीलिए आपको इस लड़ाई के लिए सतर्क होना पड़ेगा। $100 बिलियन इकट्ठे करने की चुनौती है हमारे सामने। हम सब साथ हैं, लेकिन युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त भारत की औसत आयु 29 वर्ष है। और जैसे अरविंद जी ने कहा कि यह स्थिति बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी, अधिक से अधिक 30 साल रहने वाली है। कुल ये स्थिति हमें मिल तो रही है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं मिल रही है। ये 20 साल के बाद स्थिति कमजोर होती पड़ चली जाएगी और 30 साल में ये स्थिति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। और उस वक्त भारत सबसे बड़ा प्रौढ़ देश होगा, और उसके कुछ समय के बाद भारत सबसे बड़ा बुजुर्ग देश होगा। वो बुजुर्ग देश भी इतना ही शक्तिशाली रहे, इसकी तैयारी होगी। तो ये $100 बिलियन का मार्केट है आपके सामने। ये मार्केट कैसे हमें हासिल होगा, इसके बारे में आपको बताता हूं। तीसरा जो ए है, MMHE की बात कर रहा था ना, तीसरा जो ए है, यह है जागृति, जागरूकता, अवेयरनेस। भारत के बच्चे भारत को नहीं पढ़ते, भारत के बच्चे भारत की संस्कृति को नहीं जानते, भारत के बच्चे भारत के इतिहास को नहीं जानते, भारत के बच्चे भारत के दुश्मनों को नहीं जानते, भारत के बच्चे भारत की शक्ति को नहीं पहचानते। मैंने एक ऐसे कुछ बच्चों से पूछा एक बार, हमारे पास क्या यूरेनियम है, क्या थोरियम है, क्या हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं? मुझे हुआ 25 में से 23 बच्चों को यह पता ही नहीं था कि थोरियम कुछ होता भी है, और ये तो, और 25 में से 24 बच्चों को ये नहीं पता था कि उसके भंडार हमारे पास है, भंडार है। और ये नहीं पता होगा तो आपको ये कैसे पता होगा कि क्यों चीन अंडमान निकोबार की तरफ आना चाहता है, क्यों रूस अंडमान निकोबार की तरफ आना चाहता है, क्यों राम सेतु को तोड़ना चाहता था अमेरिका? ये वही थोरियम के भंडारों के कारण है। बच्चों, युवाओं, आपको भारत के बारे में जानना पड़ेगा, और बहुत प्रैक्टिकल जानना पड़ेगा, व्यवहारिक ज्ञान। भारत की संस्कृति, भारत के धर्म को, भारत के इतिहास को, उसकी सामरिक शक्ति को, आर्थिक शक्ति को जब तक गहराई से हम नहीं जानेंगे, हमारी अवेयरनेस नहीं होगी, तब तक
लाभ नहीं होगा। और इसमें आपको फिलहाल जो विद्यालय हैं ये मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा सिलेबस ही नहीं है। तो आपको ये मदद शत्रुघ्न जैसे लोगों से, मैं भी इसके लिए प्रस्तुत हूं, श्री अरविंद जी जैसे लोगों से, श्री सुधीर जी जैसे लोगों से, ये ऐसे लोगों से आपको मिलेगी, श्री कुलदीप जी जैसे लोगों से आपको मिलेगी, है ना। आप इस सूचना को एकत्र करेंगे और आप इस सूचना को एकत्र करेंगे, तब युद्ध इन एक्शन में आएगा और फिर ये देश में फैल जाएगा, तब ये विचार देश में फैल जाएगा, तब युवाओं का अभ्युदय होगा, तब युवा अभ्युदय होगा। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, ज्ञान बहुत जरूरी है, तब जाके चीजें संभलेगी। क्योंकि आप देखिए सांस्कृतिक हमले लगातार हो रहे हैं, संस्कृति पर लगातार प्रश्न उठाए जा रहे हैं। ये कौन लोग कर रहे हैं? जरा गहराई में जाएंगे तो वहां भी चीन मिलेगा आपको। पाकिस्तान तो है, ये तो आप लोग इसका आकलन स्वयं कर सकते हैं, लेकिन वहां भी आपको चीन मिलेगा। अब चौथा रास्ता, हमें जो जीतने के लिए चौथा रास्ता चाहिए, वो चाहिए टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी चाहिए, तकनीकी ज्ञान चाहिए आप लोगों को। टेक्नोलॉजी के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये युग ऐसा है जिसमें जहां एक तरफ आपको वेदांत का ज्ञान होना चाहिए, तो वहां दूसरी ओर तकनीक का ज्ञान होना चाहिए। भारत की स्थिति इसलिए कमजोर हुई क्योंकि भारत के युवा को यह नहीं पता था कि मोबाइल में कौन सा ऐप डाउनलोड करने से क्या होगा। युवाओं की तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े अफसरों को नहीं पता था। और चाइना के पास इंफॉर्मेशन चली गई, लाखों अकाउंट, 38 लाख से अधिक ऐसे अकाउंट्स हैं जो चीन ब्लॉक कर सकता है, जैसे पैसा निकाल सकता है। तो इसीलिए आपको टेक्नोलॉजी पर पकड़ बनानी है। और फिर मैं कहता हूं, जो हुआ सो हुआ, उसे भूलो, लेकिन अब आगे बढ़ो। और अगर हमारे चीन के साथ ये बाजार की समस्या ऐसी ही रहती है, तो मैं इसे दुख की बजाय सुख मानूंगा। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ऐसे में जो सरकार मदद करिए, जो श्री शत्रुघ्न जी ने भी जिसके बारे में कहा, तो श्री शत्रुघ्न जी ने जो कुछ स्कीम्स के बारे में बताया, उसको आप मानिए और देखिए, उसको गहराई से पढ़िए, जानिए, और उससे पैसा लीजिए सरकार से और लग जाइए। पूरा देश चाहता है, अपने इनकम टैक्स का आपको हिस्सा देने के लिए तैयार है। आप लग जाइए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापा स्वाभिमान से कटे। हम भी चाहते हैं कि पुनः भारत अखंड हो, लेकिन करेंगे आप। अब कुछ समय के बाद हमारे हाथ पांव कांपने लगेंगे। तो अगली आपकी जो पीढ़ी है, ये ज्यादा बुद्धिमान पीढ़ी है, इसके पास तकनीकी सूचनाएं ज्यादा हैं। तो आप लोग टेक्नोलॉजी में डेवलप करो, नौकरी के पीछे क्यों भागते हो? और वैसे भी आगे आने वाले समय में बच्चों 24% कमी होने वाली है नौकरी की, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन 24% कमी ग्लोबली होने वाली। ऐसा नहीं कि भारत में ही है, जहां जाओगे कमी होगी, मजबूरी है। और ये कमी तकरीबन बड़े आदमी बन जाओ, सरकार को खूब टैक्स दो, जीएसटी वगैरह दो, जिससे कि इस देश के हालात सुधरे। हथियार कहां से आएंगे? अभी 33 जहाजों की, ये जो जरा सी 3000 करोड़ का एक जहाज पड़ता है, एम्यूनेशन की बात नहीं कर रहा। तो इतना हमें पैसा चाहिए। अभी रिसर्च की बात उठी, 1% से कम रिसर्चेज हमारी साइंस में भी, टेक्नोलॉजी में भी और ह्यूमैनिटीज में भी। क्यों? पैसा नहीं है। पैसा हो सरकार दे देगी, लेकिन पैसा ही नहीं, क्या करें? लाओ पैसा। हमारे जितने अनुभव हैं, हमारा अब काम है, हम जिस अवस्था में हैं, हम आपको प्यार देंगे, हम आपको अनुभव देंगे, हम आपको रास्ते देंगे, लेकिन आप कुछ ऐसा शानदार करके दिखा दो इन रास्तों पर चलकर कि ये भारत विश्व गुरु बने और विश्व शक्ति बने। तो ये जो सारी चीजें हैं, हमेशा याद रखिए, एमएमए थी। अगर आपको युद्ध जीतने और जीतते रहने हैं, अगर आपको इस विश्व का सिरमौर बनना है, तो ये बहुत जरूरी है कि मनोबल ना टूटे। कमाल की बात है, 28 बच्चे रोज आत्महत्या कर लेते हैं ना, ये नहीं चाहिए। आपके पास इतना कुछ है, इतना कुछ है, आपके रास्ते बंद हो ही नहीं सकते भारत जैसे देश के अंदर। भारत पर यकीन करना सीखिए। भारत माता आपको कभी अपनी गोद से उतार नहीं सकती, उस पर यकीन करना सीखिए, रास्ते निकालिए। तो इस प्रकार से
जो हमारा और चीन का संबंध है खराब क्यों होता है, ये मैंने बताने का प्रयत्न किया। पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है, ये मैंने बताने का प्रयत्न किया। और हम इस युद्ध में क्या भूमिका निभाते हैं, क्योंकि टोटल वॉर है, इसलिए हमारा रोल तो इसमें है ही है। संपूर्ण युद्ध में नागरिकों को शामिल होना होता है, बच्चों को शामिल होना होता है। सुभाष बाबू जो लड़ाई लड़ रहे थे उसमें स्त्रियां और बच्चे शामिल थे। ये ऐसा नहीं है कि अभी होना होगा हमें, ये हमारे साथ थे। और इसके साथ साथ अपना मनोबल, मोरल, बाजार, मार्केट, जागरूकता, अवेयरनेस, ये आपके 4 हथियार हैं। ये 4 सेनाएं कौन सा, अरे चौथी में पैरामिलिट्री फोर्स भी तो होती है, तो जल, नभ, थल और पैरामिलिट्री फोर्स यानी सीआरपीएफ, सीआईएसएफ वगैरह, बीएसएफ आदि। तो ये आपकी 4 सेनाएं हैं, इसका उपयोग करो और आगे बढ़ो। भारत माता किसी को भी कमजोर नहीं रहने देती, इतना कुछ है। जब हम 33 करोड़ लोग थे 1947 में, तब भी अन्न था, और जब 133 हो गए तब भी अन्न है कि नहीं है, और अभी अन्न और है हमारे पास। हमने सही से उसका एक्सप्लॉइट नहीं किया, उसका शोषण हमने अभी सही से नहीं किया है। तो हम सब आगे बढ़ेंगे। मां भारती के बच्चे हैं, वो रुकना तो जानते ही नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में भी हम खड़े हुए हैं। जब रोम नष्ट हो गया, कोई भी भारत के अलावा कोई संस्कृति इस दुनिया की 4000 वर्षों तक भी नहीं टिक पाई। ऐसे में हम लोग लगभग 25,000 साल, 82,000 साल से तो है ही है। इसके तो रिकॉर्ड्स भी मिल जाते हैं जब हम रिसर्च करते हैं। तो राम जी ही 7,000 साल हो गए आए हुए, लेकिन हम हैं और हम रहेंगे और ज्यादा ताकत में रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आज के कार्यक्रम के प्रमुख श्री सुधीर जी, प्रमुख वक्ता श्री शत्रुरुद्र जी, आयोजक श्री कुलदीप जी, हमारे विद्वान भाई श्री अरविंद पांडे जी, और बहुत अच्छा संचालन कर रही अलका जी, मेरे बहुत 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 प्यारे बच्चे, जिनके लिए ही मैं काम कर रहा हूं और आगे जीवन भर जब तक जीवन है करता रहूंगा। वो आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। कोई प्रश्न हो तो स्वागत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न पूछना था भाई साहब। जी 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 जी। हाँ, मैं प्रणाम, डॉक्टर कपिल देव शर्मा बात कर रहा हूँ। मैं इसमें डॉक्टर राम मनोलोहिया इंस्टीट्यूट में कार्यरत हूँ। बोलिए, आगे बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोग लगातार, अब पहली बार हमने चीन जैसे राजनीतिक वेग विषय पे आपका व्याख्यान सुना है। वैसे तो हम लगातार आपको टीवी पर मॉर्निंग में सुनते ही हैं, और मैं तो अब ये भी कहना चाहता हूँ, मेरी माता जी हैं जो एक गांव है बरौली वासुदेवपुर शाहना में, बुलंदशहर जिले में, तो वो भी काफी मतलब उनकी सुबह ही सिर्फ आपकी जो टीवी पे जब आपको देख लेती हैं उसके बाद ही उनकी मॉर्निंग होती है, गुड मॉर्निंग। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आज आपसे मतलब ये जानकर, और आपने जिस तरीके से हमारे युवाओं को जो संदेश दिया है, और आपने बड़ा भावुक तरीके से जो चीजें बोली हैं कि हमारे कुछ दिनों बाद जो हाथ अब कांपने लगेंगे और सारा दारोमदार आप जैसे लोगों पर ही है। तो मुझे बड़ा मतलब एक ऐसा अनुभव, मुझे एक ऐसी चीजें कनेक्ट की है वो, कि मुझको ऐसा लगा कि हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक भारत के युवाओं को भारत के बारे में जानने का कितना बड़ा एक अवसर है, जो हम लोग आज सिलेबस में ना होने की वजह से किसी ने नहीं बताया, और उसकी वजह से हम लोग नहीं मालूम कर पाते हैं, पता नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शत्रु जी को, जिन्होंने हमको इस संगठन के माध्यम से लगातार भारत के दर्शन कराए हैं। भूपेंद्र जी को, जिन्होंने लगातार ऐसे व्याख्यानों के माध्यम से फेसबुक जैसे, यूट्यूब पे लाइव आकर बहुत जैसे लोगों को जोड़ा है, और इस ग्रुप में लगभग 94-9500 ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। और हम लोग लगातार जानते हैं भूपेंद्र जी का व्याख्यान और शत्रु जी का व्याख्यान, अरविंद पांडे जी का व्याख्यान हम लोग लगातार सुनते रहते हैं। ये इतने ज्ञानी विद्वान लोग हैं, इनके ही द्वारा हम लोग आज आपको सुन पाए हैं। ये मुझे मतलब इतना अत्यंत दिल से मैं मतलब अंदर कनेक्टेड हूँ
कि मतलब मैं शब्द नहीं है कि जो मुझे आज लगातार मैं कंटिन्यू एक एक शब्द को मैंने अपने दिमाग से तोड़ा है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मुझे हमेशा चाहूंगा कि यूथ इन एक्शन के पेज पर आप भविष्य में भी किसी भी अच्छे विषय पर जो हम लोगों को प्रेरणा देते रहे, आप उस पर लगातार हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आभार गुरुजी आपका। और मेरे शब्दों में इतनी ताकत नहीं कि मैं कैसे आपका आभार व्यक्त करूं, क्योंकि मन तो अभी भी है, शायद सभी लोगों का होगा कि अभी और ज्यादा आपको सुने, लेकिन किसी भी कार्यक्रम की एक सीमा होती है और उसका आरंभ समापन वो एक कुछ दायरों में समाहित होता है। तो बहुत ही अच्छा लगा और सारे लोग भावुक भी हैं, और किस तरीके से आपने अपने शब्दों के माध्यम से आज इस मीटिंग से जुड़े सभी युवाओं को उनके कर्तव्य का बोध कराया है। और जो ये 4 बिंदु, मोरल, मार्केट, अवेयरनेस और टेक्नोलॉजी, आज मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आज हर एक युवा इन 4 बिंदुओं पर फोकस करेगा और आज के बाद से अपने देश के लिए जरूर सोचेगा। अभिनंदन आपका, आभार आपका गुरुजी।